हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। एंड साथ ही साथ इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पीजीटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो इंपॉर्टेंट हो उनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसने कहा धर्म रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए, वेबर, स्पेंसर, पॉल रेडिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो किसने कहा है कि जो धर्म है ये रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा था कि धर्म रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या करता है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा तीर्थाटन गतिविधियों की प्रक्रिया होती है, ये वस्तुगत स्तर पर प्रक्रियाओं का संजाल होता है जिसमें एक विशेष स्थान की यात्रा होती है। तीर्थाटन जो एक टॉपिक है आपके में, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तीर्थाटन क्या है? गतिविधियों की एक प्रक्रिया है, एक विशेष स्थान की यात्रा है। ये किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, टर्नर, मेरी डगलस, गोल्डन वाइजर, R.H. लोवी। तो ये जो कथन है ये दिया हुआ है आपके टर्नर ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने तीर्थ यात्राओं को 3 चरणों में बांटा है? विच्छेद, सांस्कृतिक चरण और पुनः एकत्रीकरण। ये 3 चरण किसने बताए हैं? विच्छेद, सांस्कृतिक चरण और पुनः एकत्रीकरण। ये सारे क्वेश्चन आपको इग्नू के जो कंटेंट है उसमें आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन देखिए, मेरी डगलस, विक्टर टर्नर, हार्वर्ड बेकर और गोल्डन वाइजर। तो ये इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा विक्टर टर्नर। इन्होंने तीर्थाटन के 3 स्तर या चरण कह सकते हो बताए हैं, विच्छेद, सांस्कृतिक चरण और पुनः एकत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा हिंदूवाद एक जीवन जीने का तरीका है? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशीष नंदी, आशीष बोस, मदन मोहन मालवीय। तो हिंदूवाद को एक जीवन जीने का तरीका किसने बताया है? तो ये बताया है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। मॉर्निंग में किसी ने वीडियो में कमेंट किया था मैम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, तो आई नो वो थोड़ा सा है। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अभी अपने गांव आए हैं तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट आई होप आप लोग मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा धर्म जीवन जीने का तरीका है? रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ। आशीष नंदी, आशीष बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय। तो धर्म को जीवन जीने का तरीका किसने कहा था? रिलीजन इज़ वे ऑफ लाइफ। ये जो कथन है ये दिया हुआ है आशीष नंदी ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने मद्रास के कृष्ण लीला पर अध्ययन किया? यानी मद्रास में कृष्ण लीला पर किसने अध्ययन किया हुआ? मैककिम मेरियट, मिल्टन सेंगर, जूडिथ बटलर, किंग्सले डेविस। तो मद्रास में कृष्ण लीला पर अध्ययन किया हुआ है आपके मिल्टन सेंगर ने। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैन गैनेप के राइट्स ऑफ पैसेज बुक से प्रभावित होकर किसने जेंडर एंड द लाइफ कोर्स, ये बुक आई थी 1985 में। जेंडर एंड लाइफ कोर्स ये बुक किसने लिखी थी? सूजी सिमोर, एलिस एस रोजी, नाओमी वुल्फ, रेणु अडलखा। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके एलिस एस रोजी ने, यानी कि यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जेंडर एंड डिसेबिलिटी पर कार्य करते हुए किसने प्रसिद्ध पुस्तक डिसेबिलिटी स्टडीज इन इंडिया, ग्लोबल डिस्कोर्स, लोकल रियलिटी किसने लिखी है? मार्गरेट मीड, नाओमी वुल्फ, एलिस ए रोजी या फिर रेणु अडलखा। तो ये पुस्तक किसकी है? डिसेबिलिटी स्टडीज़ इन इंडिया। डिसेबिलिटी स्टडीज़ इन इंडिया ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके रेणु अडलखा ने। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी न्यू है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलारीपट्टू किस राज्य का प्रमुख खेल है? पंजाब, तेलंगाना, केरला या फिर महाराष्ट्र। कलारीपट्टू एक तरीके का मार्शल आर्ट का फॉर्म होता है और ये जो प्रमुख खेल है जिस राज्य का, उस राज्य का नाम है केरल। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिटन द बुक द एलिमेंट्री ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ? द एलिमेंट्री ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ। दुर्खीम, रॉय वॉलिस, जॉन हॉबर्ट या फिर ब्रायन विल्सन।
तो ये जो पुस्तक है ये लिखी हुई है रॉय वॉलिस ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, द एलिमेंट्री ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बड़ा धर्म जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसकी सदस्यता जन्मजात होने के साथ समाज में जिसे बहुमात्रा में लोग मानते हैं। एक ऐसा धर्म जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, सदस्यता जन्मजात होती है और बहुमात्रा में यानी अधिक से अधिक लोग उसको मानते हैं। ये किस धार्मिक संगठन का भाग है? संप्रदाय, चर्च, एलेक्सिया, पंथ या फिर कल्ट या जिसको बोलते हैं पूजा प्रथा। तो ये किसका भाग है? तो ये है चर्च या इसको बोलेंगे एलेक्सिया का भाग। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेशन, पंथ शब्द किसने दिया था? मैक्स वेबर, रिचर्ड नियाभर, मिल्टन सिंगर या फिर ब्रायन विल्सन। तो पंथ शब्द किसने दिया था? तो ये जो वर्ड है ये दिया है रिचर्ड नियाभर ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रदाय बहुत विकसित हो जाता है तथा मध्यम वर्गीय समाज में बहुत सम्मानित होने लगता है तो क्या कहते हैं इसको? जब संप्रदाय का विकास बहुत ज़्यादा हो जाए और मध्यम वर्गीय समाज में इसको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे? चर्च कहेंगे, पंथ कहेंगे, पूजा प्रथा कहेंगे या फिर नूतन धार्मिक आंदोलन कहेंगे? तो उस समय पे हम इसको कहेंगे पंथ। क्या कहेंगे? पंथ। जब संप्रदाय बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगे मध्यम वर्गीय समाज में, तो उसको हम कहेंगे पंथ। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विकसित संप्रदाय की अवधारणा किसने दी थी? रिचर्ड नियाभर, मिल्टन यंगर और ब्रायन विल्सन, हार्वर्ड बेकर या फिर मेरी डगलस। तो पूर्ण विकसित संप्रदाय ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? तो ये दिया है आपके मिल्टन यंगर और ब्रायन विल्सन ने। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धार्मिक संगठन में उच्च स्तर की भावनात्मक प्रतिबद्धता होती है? चर्च, पंथ, संप्रदाय या फिर पूजा प्रथा। तो कौन सा धार्मिक संगठन है जिसमें उच्च स्तर की भावनात्मक प्रतिबद्धता होती है? तो वो है आपका संप्रदाय। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चर्च की विशेषता नहीं है? चर्च की विशेषता नहीं है, इनमें से कुछ है और एक है जो कि विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको पहचानना है। चर्च रूढ़िवादी होता है जिसे बहुमात्रा में लोग अपनाते हैं। चर्च की सदस्यता जन्मजात प्राप्त होती है। सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसमें एक स्तरीकृत संरचना होती है। तो देखिए रूढ़िवादी होता है और बहुमात्रा में लोग अपनाते हैं। सदस्यता जन्मजात होती है और स्तरीकृत संरचना भी होती है, लेकिन ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। ये विशेषता नहीं है। यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बड़ा धर्म जब छोटे छोटे भाग में टूटता है तो वो किस धार्मिक संगठन का निर्माण करता है? कोई बड़ा धर्म है और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे भागों में टूट गया तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे संप्रदाय। कोई भी बड़ा धर्म था और छोटे छोटे भागों में टूट गया, जैसे हिंदू धर्म है और वो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदायों में बटा, तो इसको हम कहेंगे संप्रदाय। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक या अवधारणा मेरी डगलस की नहीं है? प्योरिटी एंड डेंजर, नेचुरल सिंबल, नेचर एंड सिंबल, रिचुअल ऑफ एफ्लिक्शन, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल। तो मेरी डगलस की बुक इनमें से नहीं है। 3 पुस्तकें हैं उनकी और एक कोई पुस्तक है जो कि उनकी नहीं है। तो लास्ट की जो बुक है द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल, ये मेरी डगलस की पुस्तक नहीं है। ऊपर की तीनों बुक्स उन्हीं की हैं, तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन गैनेप के अनुसार जीवन यात्रा संस्कार 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था इन्होंने नहीं बताई है? वैन गैनेप के अनुसार जो जीवन यात्रा संस्कार है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें से इन्होंने एक अवस्था कोई नहीं बताई है। कौन सी नहीं बताई है? तो देखिए पृथक्करण बताई है, संक्रमण बताई है और सम्मिलन ये भी बताई है। पृथक्करण, संक्रमण और सम्मिलन ये 3 अवस्थाएं जीवन यात्रा संस्कार में वैन गैनेप ने बताई हैं, लेकिन समर्थन ये अवस्था इन्होंने नहीं बताई है। यहाँ पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ से टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी यूनिट 9 से क्वेश्चन है।
प्रौद्योगिकीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? गेहार्ड लेंस्की, रेडोवेन, रिचर्ड वेबलेन या फिर लेस्ली वाइट। तो प्रौद्योगिकीय उद्विकास ये जो थ्योरी है ये किसने दिया था? ये दिया है रेडोवेन रिचर्ड। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारक प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद का समर्थन नहीं करते हैं? वेबलेन, लेस्ली वाइट, हेरोल्ड एनिस, रॉन हॉबर्ड। तो प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद का समर्थन इनमें से कौन है जो कि नहीं करते हैं? तो वो हैं आपके रॉन हॉबर्ड। ये प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद का समर्थन नहीं करते हैं। बाकी ये तीनों ही प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद का समर्थन करते हैं। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, किसका मानना है कि समाज में प्रत्येक परिवर्तन का कारण प्रौद्योगिकी है? प्रौद्योगिकीय अंतराल, प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद, प्रौद्योगिकीय पिछड़न या फिर प्रौद्योगिकीय उद्विकास। तो किसका मानना है कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे टेक्नोलॉजी है? तो ये मानना है आपके प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादियों का कि जो भी समाज में घटित हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे का कारण है टेक्नोलॉजी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद शब्द किसने अपनी पुस्तक द इंजीनियर्स एंड द प्राइस सिस्टम में दिया है? द इंजीनियर्स एंड द प्राइस सिस्टम, अगर ये पता होगा आपको ये बुक किसकी है तो आप इसका राइट आंसर गेस कर सकते हैं। ऑप्शन है थर्स्टन वेबलेन, गेहार्ड लेंस्की, गिडियोन, हेरोल्ड एनिस। तो ये पुस्तक है थर्स्टन वेबलेन की और प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद शब्द भी इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनुष्य वही है जो कुछ करता है वो वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है? यानी कि जो कुछ हम करते हैं हम वैसा ही अनुभव और विचार भी करते हैं। ये किसने कहा है? लेस्ली वाइट, लियोन वाइटर, थर्स्टन वेबलेन या फिर मैकाइवर और पेज। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन वेबलेन, जो कि इन्होंने बताया प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद में। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रौद्योगिकीय पिछड़न टेक्नोलॉजिकल लैग का सिद्धांत दिया है? सांस्कृतिक पिछड़न एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है टेक्नोलॉजिकल लैग। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निंगपाफ, गेहार्ड लेंस्की, रेडोवेन रिचर्ड। तो प्रौद्योगिकीय पिछड़न ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके मैकाइवर ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक पूछ रहा होता तो ऑकबर्न एंड निंगपाफ हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गेहार्ड लेंस्की द्वारा लिखी गई है? पावर एंड प्रिविलेज, ह्यूमन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सोशोलॉजी, या फिर इनमें से दोनों, या फिर द इंजीनियर्स एंड द प्राइस सिस्टम। गेहार्ड लेंस्की की पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। तो लेंस्की की दोनों ही ऊपर की जो ए और बी, पावर एंड प्रिविलेज, ह्यूमन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सोशोलॉजी, ये दोनों ही हैं। तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का ये मानना है कि प्रौद्योगिकी समाज की प्रगति करती है, इसीलिए समाज सुधार और कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए? यानी जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा समाज की प्रगति होगी। ऐसा किस विचारधारा का मानना है? प्रौद्योगिकी आशावाद, प्रौद्योगिकी निराशावाद, प्रौद्योगिकी तटस्थता या फिर प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव बात हो रही। तो पॉजिटिव बात हो रही यानी कि प्रौद्योगिकी आशावाद। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा की ये मान्यता है कि प्रौद्योगिकी मात्र एक उपकरण है, इसका लाभ हानि इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? कौन सी विचारधारा है जो कि ये मानती है कि टेक्नोलॉजी एक तरीके का टूल है, हम उसको जैसे यूज़ करेंगे, अगर अच्छे वे में यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा परिणाम, अगर थोड़ा गलत वे में यूज़ करेंगे तो उससे हमें हानि होगी। ये कौन सी विचारधारा मानती है? प्रौद्योगिकी आशावाद, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद, प्रौद्योगिकी तटस्थता या फिर प्रौद्योगिकी निराशावाद। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या है? तटस्थ है, यानी कि सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइंटोलॉजी शब्द किसने दिया था? साइंटोलॉजी, बेनेडिक्ट एंडरसन, रॉन हॉबर्ड, रेडोवेन रिचर्ड,
डेविड लियोन। साइंटोलॉजी वर्ड ये किसने दिया था? तो ये दिया है आपके रॉन होबार्ड ने। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा की ये मान्यता है कि प्रौद्योगिकी कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा प्रगति करती है, हमेशा टेक्नोलॉजी से प्रगति होती है, ये कौन मानता है? प्रौद्योगिकी आशावाद, प्रौद्योगिकी तटस्थता, या फिर प्रगतिवाद, या फिर निर्धारणवाद। तो थोड़ा सा प्रगति की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? प्रौद्योगिकी प्रगतिवाद, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल कम्युनिटी यानी आभासी समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है। आई थिंक ये वाला आंसर सभी को आता होगा। वर्चुअल कम्युनिटी की अवधारणा, वर्चुअल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉन होबार्ड, हावर्ड रेनेगोल्ड, डेविड लियोन, एडवर्ड टी हल। तो वर्चुअल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके हावर्ड रेनेगोल्ड ने, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हावर्ड रेनेगोल्ड की नहीं है? द वर्चुअल कम्युनिटी, टूल्स फॉर थॉट, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ माइंड एक्सपेंडिंग, स्मार्ट मॉब्स, या फिर द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन। तो हावर्ड रेनेगोल्ड की बुक नहीं है इनमें से, तो सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन की बात इन्होंने नहीं की है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी तीनों ही पुस्तकें हावर्ड रेनेगोल्ड की हैं। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल कम्युनिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखो अभी पूछा था कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अब पूछ रहा है कि वर्चुअल कम्युनिटी वर्ड किसने यूज़ किया है। तो वर्ड किसने यूज़ किया? हावर्ड रेनेगोल्ड, जीन यंग ब्लड, अर्नल्ड टैनबी, या फिर डेविड लियोन। तो वर्ड सबसे पहले यूज़ किया है जीन यंग ब्लड ने। कॉन्सेप्ट पूछता तो हम कहाँ जाते? हावर्ड रेनेगोल्ड पे, लेकिन यहाँ पर अभी वर्ड पूछ रहा है तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े लोगों का ऐसा समूह या जमावड़ा जो भौगोलिक रूप से बिखरे हो, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक कम्युनिटी बना रहे हैं लेकिन भौगोलिक रूप से दूर दूर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेट कम्युनिटी, आभासी समुदाय, प्रौद्योगिकी समुदाय, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी। इसको हम कहेंगे आभासी समुदाय। जैसे कि अभी हम और आप हैं तो हम लोग भौगोलिक तौर पर काफ़ी दूर दूर हैं, कोई इस डिस्ट्रिक्ट से है, कोई उस डिस्ट्रिक्ट से है, बट ग्रुप में जब आप आते हो टेलीग्राम पे तो हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं और हमें लगता है कि ये रियल कम्युनिटी है, तो ये क्या है? आभासी समुदाय है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे हम लोग फील करते हैं ना कि हम लोग एक परिवार हैं, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस के दायरे को देख किसने इसे इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर के रूप में परिभाषित किया है? डेविड लियोन, हावर्ड रेनेगोल्ड, हेरोल्ड एनिस, या फिर रिचर्ड रोड्री। तो साइबर स्पेस को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर के तौर पर किसने परिभाषित किया है? तो ये है आपके हावर्ड रेनेगोल्ड, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेली कंप्यूटर का क्या तात्पर्य है? आभासी रूप से कार्य करना, इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा घर से ही कर्मचारी के रूप में कार्य करना, इंटरनेट के जरिए आंदोलन करना, या फिर 2 और 3 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेली कंप्यूटर का तात्पर्य हुआ इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा घर से ही कर्मचारी के रूप में कार्य करना, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि ज्ञान शक्ति का सबसे अधिक लोकतांत्रिक स्रोत है? जो नॉलेज है उससे पावर मिलती है लोकतांत्रिक तरीके से, ये किसने कहा है? अर्नल्ड टैनबी ने, एल्विन टॉफलर ने, जॉर्ज सिमिल ने, या फिर स्टीफन मिनेल ने। तो ये जो कथन है ये है एल्विन टॉफलर का, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के जरिए किसी आंदोलन का समर्थन करना या वर्तमान की सामाजिक समस्या पर इंटरनेट के द्वारा ही अपनी बात व्यक्त करना, उसका विरोध या समर्थन करना क्या कहलाता है? इंटरनेट सक्रियता, इंटरनेट विरोधाभास, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, या फिर टेलीकम्प्यूटर। तो अगर हम ऑनलाइन ही किसी आंदोलन को समर्थित करते हैं, अपनी बातें ऑनलाइन ही रख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे इंटरनेट सक्रियता, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना अधिभार की अवधारणा किसने दी थी? अर्नल्ड टॉयनबी, हेराल्ड गोल्ड, एल्विन टॉफलर, या फिर डेविड लियोन।
तो सूचना अधिभार का जो कॉन्सेप्ट है अगेन ये दिया हुआ है आपके एल्विन टॉफलर ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द फेमस बुक फ्यूचर शॉक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक सबको पता होगा। PYQ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एल्विन टॉफलर, डेविड हेंडरसन, फ्रीडमैन, अर्नाल्ड टोइनबी एंड अगेन इसका जो राइट आंसर है वो है एल्विन टॉफलर। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर फेमिनिज्म का क्या तात्पर्य है। नारियों को साइबर अपराध से बचाना, नारीवाद को इंटरनेट के माध्यम से बढ़ावा देना, नारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, या फिर देश की नारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधित ज्ञान देना। तो साइबर फेमिनिज्म मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो कि इंटरनेट के थ्रू नारीवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बी। नारीवाद को जब हम इंटरनेट के माध्यम से बढ़ावा देते हैं तो वो कहलाएगा साइबर फेमिनिज्म। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द बुक सर्विलेंस सोसाइटी। फुको, डेविड लियोन, रिचर्ड रॉर्टी या फिर पीटर विंच। सर्विलेंस सोसाइटी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके डेविड लियोन ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दशकीय वर्ष को नवाचार दशक कहते हैं। इनोवेशन दशक के रूप में किस दशकीय वर्ष को हम रखेंगे। 2015 से 2030, 2010 से 2020, 2001 से 2010 या फिर 1990 से हो जाएगा 2000। तो ये तो शताब्दी हो जाएगी, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। अब नहीं सॉरी शताब्दी नहीं है, दशक ही है। बट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010 से 2020। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्राम के तहत भारत के ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुँचाया है। भारत नेट प्रोग्राम या इसको शॉर्ट में बोलेंगे BNP, डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता अभियान या इसको बोलेंगे दीक्षा, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इसको बोलेंगे NGN। तो कौन सा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जिसके तहत ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया गया है, तो ये है भारत नेट प्रोग्राम BNP। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गिव द कॉन्सेप्ट टाइम स्पेस कंप्रेशन। एंटोनी गिडिंग्स, डेविड हार्वे, हेनरी लेफेब्रे, मार्टिना लॉ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम स्पेस कंप्रेशन ये किसने दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके डेविड हार्वे ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ भीम। जो भीम ऐप है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। भारत इंटरेस्टेड फॉर मनी, भारत बायोमेट्रिक फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत आइडेंटिफिकेशन फॉर मनी। तो देखिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि एक इंटरफेस की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो अधिकृत हैं या लॉन्च होने वाले हैं उसकी कॉपी करके सस्ते दामों पर बेचना, इसको हम क्या कहेंगे। कोई भी लॉन्च होने वाला सॉफ्टवेयर है और उसकी कॉपी करके सस्ते दामों पर बेच दिया तो इसको क्या कहेंगे, मॉर्फिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर स्टॉकिंग, फिशिंग। एक तरीके का साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा और इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इक्विटी या डिजिटल न्याय क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से सूचना प्रौद्योगिकी देना, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सूचना प्रौद्योगिकी देना, व्यक्ति की साक्षरता के हिसाब से उसे सूचना प्रौद्योगिकी देना, या फिर इनमें से सभी। तो डिजिटली अगर हम इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर होगा कि जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पैम मेल लिंक भेजकर किसी की निजी जानकारी को चुराना क्या कहलाता है। फिशिंग, बोटनेट, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो जब भी हम स्पैम मेल या लिंक भेज करके किसी की अगर कोई जानकारी चुराता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिशिंग, मतलब अपने जाल में गलती से फंसाना उसको, उसकी जानकारी चुराना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 11 दिसंबर, 11 मई, 12 जून, 18 अप्रैल। अभी हाल ही में हम लोगों ने इसको मनाया है। ये मनाया जाता है आपके 11 मई को, यानी कि बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।
अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ये वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।